नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को हम लोग पढ़ने से पहले आपको ये इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में बता दें कि किन किन फैक्ट्स का आपको गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले नॉलेज होना बहुत जरूरी है, सो दैट आप गॉस थ्योरम को समझने में आपको कोई भी इश्यूज नहीं रहेंगे। तो गॉस थ्योरम अगर आपको पहले सीखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गॉस थ्योरम से पहले यूज में होने वाले जिन टॉपिक्स के बारे में पता होनी चाहिए उनके बारे में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो इंट्रोडक्शन अगर मैं गॉस थ्योरम की अगर हम लोग बात करते हैं तो गॉस थ्योरम क्या है, बेसिकली क्यों इस गॉस थ्योरम का यूज करते हैं हम लोग, क्या ऐसी नीड पड़ी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इससे पहले कूलॉम्स लॉ से भी कैलकुलेट की जा रही थी। तो हमें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हम लोग गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करें। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कूलॉम्स लॉ से कैलकुलेट की जा रही थी वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस पॉजेस करती थी, व्हाइल द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉस थ्योरम इज मच मोर देन इजियर देन दैट ऑफ यूजिंग कूलॉम्स लॉ। दैट्स व्हाई गॉस ने, ये जर्मन साइंटिस्ट थे गॉस, और जर्मन साइंटिस्ट गॉस ने क्या करी कि अपनी एक रिलेशन एस्टेब्लिश करी, किस पे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करके, और उन्होंने सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच में उनसे प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन को और भी इजियर बना दिया एज कंपेयर टू द कूलॉम्स लॉ। दैट्स व्हाई वो गॉस का इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन में बहुत ही एक अहम रोल है। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर और जो टॉपिक है ये ऐसे नहीं है ये पर्टिकुलर कोई एक थ्योरम है बस वो आप पढ़ लीजिए और इसके बाद पूरी की पूरी नॉलेज पता चल जाएगी। नहीं, इसको अगर आपको सीखना है तो बेसिकली आपको चलना क्या होगा कि इसके पीछे की बैकएंड थ्योरी जिसपे कि क्या क्या इन्वॉल्व है, दैट इज फ्लक्स, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज सॉलिड एंगल, दैट इज एरिया वेक्टर, ये सारी की सारी कैलकुलेशन और चीजों को समझने के बाद तब हम आपको गॉस थ्योरम बताएं और गॉस थ्योरम की प्रूविंग के बारे में डिस्कस करें और उसके बाद उसके एप्लीकेशन पार्ट के बारे में डिस्कस करें। तो आज की इस क्लास में हम लोग समझते हैं कि हम लोग क्या इस थ्योरम को सीखने से पहले जो इस पे हुए इन्वॉल्व हुए जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बता करते हैं। तो मैंने अभी शुरुआत में थोड़ी देर पहले आपसे इस्तेमाल किया था एक वर्ड कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट और एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें अगर, तो जैसे मैं देखूं कि एक आपके सामने मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं कि एक मैंने क्या किया है स्फीयर डिजाइन कर दिया, सॉरी ये मैंने क्या करा सिलेंडर डिजाइन कर दिया और इसके जस्ट बगल में क्या किया है कि स्फीयर बना दिया। तब आप देखिए इसमें सिमेट्रिसिटी की बात करें ना तो सिमेट्रिसिटी का मतलब है कि इसमें से कोई भी एक्सेस ले लेते हैं तो उसके अलोंग ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। अगर मैं ये कहूं कि ये एक सिलेंडर है तो सिलेंडर इस एक्सिस के अलोंग ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है। कोई लाइन के बारे में बात कर लें, हाँ ये भी सिमेट्रिसिटी रखती है ना। इसके बाद मैं अगर और भी कोई दूसरी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लूं, जैसे मैं तुमसे कहूं कि ये बताओ कि ये शेप क्या सिमेट्रिकल है, तो आप कहोगे कि ये शेप कोई सिमेट्रिकल नहीं है, इस पे कोई सिमेट्रिसिटी समझ में नहीं आ रही है। ऑल्दो आप यहां से ऐसे करके इस एक्सिस ले लो या कोई ऐसी एक्सिस लेना चाहो तो ये किसी भी एक्सिस के अलोंग ये सिमेट्रिसिटी नहीं देगी। या फिर मैं कहूं कि कोई पर्टिकुलर इर्रेगुलर शेप ले लीजिए या उसकी कोई सिमेट्रिसिटी होगी, नहीं होगी। तो जो एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हैं उनमें कोई भी सिमेट्रिसिटी तो होती नहीं है, बट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी कोई सिमेट्रिसिटी होती है। उनके बीच में गॉस थ्योरम का इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी वजह से, अगर उस तरह की ऑब्जेक्ट पर हम लोगों ने चार्ज डाला है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो हम शुरुआत करते हैं यहीं से कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स पे ये जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो उससे पहले कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होने वाली चीजों के बारे में हम बता दें कि हम लोग कैसे फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, देन उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे और रिलेशन एस्टेब्लिश करने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे कि
इस गॉस थ्योरम की प्रूविंग पर जाएंगे और गॉस थ्योरम के और मेन तथ्यों को समझ पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें समझना है और फ्लक्स से जाके हमें गॉस थ्योरम तक पहुंचना है। तो हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो जो जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम आया तो दो वर्ड है इलेक्ट्रिक और फ्लक्स से मिलके बना हुआ है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही होगी, तभी ये इलेक्ट्रिक वर्ड आया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हो रही होगी। फ्लक्स का मतलब है कोई ऐसी क्वांटिटी होगी जो पर्टिकुलर किसी एरिया को क्रॉस करके जा रही होगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे ही हम बात करते हैं दैट मीन्स कि कोई चार्ज होगा और चार्ज की वजह से उसमें से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स की फील्ड लाइंस होंगी। तो फील्ड लाइंस को जो है वही फील्ड लाइंस जो किसी पर्टिकुलर एरिया से जितना क्रॉस करके जाती हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। जैसे मैं कहूं कि पॉजिटिव चार्ज है तो उससे आपको पता है कि इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आउटवर्ड डायरेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ही स्टडी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना हम लोग पास करके किसी पर्टिकुलर एरिया से जाएगी उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर थोड़ा सा हम लोग और चर्चा करेंगे जस्ट इसी के बाद ही। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूं कहें कि कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा अगर कहीं कर्व से शेप ले लिया तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि चीजों को समझने में जो उसमें टेक्निकल टर्म इन्वॉल्व है, दैट इज ये एरिया क्या है, एरिया वेक्टर क्या है, सॉलिड एंगल्स क्या है, वो सब चीजें अगर आ जाती हैं तो उसके लिए हम और डीप में जाने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जाने के लिए उन सब चीजों के बारे में पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं। बाय द वे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम लोग अभी शॉर्ट समरी के बारे में बात करें तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होके जा रही होंगी उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ ना कुछ सॉलिड एंगल के बारे में बात कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस पर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है। थोड़ा सा इसके बाद में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं एंगल के बारे में। एंगल से फिर सॉलिड एंगल पे जाएंगे। तो एंगल दो तरह के होते हैं, एक हमारा एंगल होता है प्लेनर एंगल, है ना, और एक होता है हमारा सॉलिड एंगल। तो एक होता है हमारा कौन सा, सॉलिड एंगल। अभी हम बात करें अगर प्लेनर एंगल की, है ना, तो प्लेनर एंगल के लिए सिंपल क्या होना चाहिए, आपके पास एक लाइन मान लेते हैं कि उसकी जो लेंथ है वो आर है। अब ये लाइन क्या है, इस पॉइंट ओ के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसके एक्सिस में इस तरीके से आर्क बनाती है। इसको रोटेट करते हैं तो ये आर्क बनाती है ऐसे, और इस जगह पे अगर एंगल थीटा बनता है तो हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस दैट इज आर। अगर यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट क्या होती है, रेडियन लिख देते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम लोग डायमेंशन के बारे में बात करें तो आर के लिए मीटर, इसके लिए भी मीटर, और कटने के बाद ये हम लोग की जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी आती है, डायमेंशन लेस। आप डायमेंशन लेस क्यों करें, कोई भी डायमेंशन नहीं रहती है इसकी, बट यूनिट इसकी हम लोग रेडियन लिखते हैं। सॉलिड एंगल की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड एंगल में हम लोग बातें हैं कि अगर कोई पॉइंट, अगर मान लेते हैं हम लोगों ने ये एक पॉइंट लिया है और पर्टिकुलर कोई एक एरिया इस तरीके से ऊपर लिया गया है, और उस एरिया को अगर हम लोग इस पॉइंट से मिला दें ऐसे करके, है ना, जैसे कि आप लोग कई बार क्या देखते हो, कोन को देखते हो, आइसक्रीम खाते हो तो वो कप और कोन की आइसक्रीम आती है, उसमें कोन का जो ऐसा शेप होता है, तो ये जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है डी ओमेगा, ये डिफरेंशियल टर्म में मैंने लिखा है डी ओमेगा। डी ओमेगा जो होगा वो बेसिकली ये ऊपर जो एरिया बन रहा है डी ए, और जो इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के फैक्टर्स में लिखा जाता है। तो आइए हम लोग डी ओमेगा के बारे में अगर लिखें तो डी ओमेगा को हम लोग लिखते हैं डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अभी भी अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालने चलूं तो आप जानते हैं कि एरिया के लिए डायमेंशन लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और ये रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो भी मीटर स्क्वायर। ये अभी भी डायमेंशन लेस ही है, कोई भी डायमेंशन नहीं निकलने वाली
है ना। लेकिन अगर मैं यूनिट के बारे में बात करूं ना, तो इसकी यूनिट क्या लिखी जाती है, यूनिट इसकी लिख दी जाती है स्टेरेडियन, है ना। इसकी यूनिट आती है स्टेरेडियन। तो रेडियन और स्टेरेडियन दो तरह की, प्लेनर एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए हम लोग स्टेरेडियन यूज करते हैं। तो अभी जैसे प्लेनर एंगल आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, सॉलिड एंगल पर थोड़ा सा डिस्कशन और डीप कर लेते हैं। एरिया ऐसे भी फ्लैट एरिया मिल गया, बहुत आसानी से d/r स्क्वायर कर दिया, जितना ऊपर का एरिया है, और जो ये डिस्टेंस का स्क्वायर करके आपने ओमेगा लिख दिया, कोई इशू नहीं। बट अगर मैं मानता हूं कि ऐसा करते हैं कि यार हम लोग को जो है एरिया है वो थोड़ा टिल्टेड फॉर्मेट में मिल जाए, मतलब जैसे कोई पॉइंट ओ ये है और मैं कहूं कि एरिया टिल्टेड फॉर्मेट का मतलब ये है कि इस तरीके से चले हम लोग और यूं एरिया हमें मिल गया इस तरीके से, फ्लैट एरिया मिल गया, इस तरीके से एरिया मिल गया। और ये वाली जो लाइन जा रही थी ये पोजीशन वेक्टर को ऐसे दिखाते हुए जा रही थी, और यहां पर अगर मैं कहूं कि एरिया की के लिए जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है, अब यहीं पे एक टर्म आ जाएगा एरिया वेक्टर। जैसे एरिया के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रहा हो एरिया पर, उसको हम लोग एरिया वेक्टर लिख देते हैं डीए से। और इनके बीच में पोजीशन वेक्टर जो आर ये जा रही थी, ये पोजीशन वेक्टर जो आर जा रही थी, और जो ये जो एरिया वेक्टर है उनके बीच में एंगल अगर थीटा बन रहा है, ठीक है ना, ये एंगल आपको जो थीटा दिख रहा है, इसकी बात अगर करें कि यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके का एरिया, जो फ्लैट एरिया बिल्कुल लेना चाहें, जो कि क्या हो कि इस तरीके से हम लोग बना दें यहाँ पर ऐसे करके एरिया, जो ये इनके बीच में एंगल बनने वाला था वो भी थीटा एंगल हो, ठीक है ना। तो अब अगर इस केस में हम लोग सॉलिड एंगल लिखें ये वाला, ये डी ओमेगा, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, इसका अगर पहले हमारा जान एरिया ए था, तो अगर ये नीचे की तरफ हम लोग अगर देखें तो इसका एरिया हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा एंगल है। अच्छा, इसको ये कहां से टर्म आया, इसको अगर समझना है तो अब ये इसको समझने का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप सिंपली देखो क्या कि यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि एक एरिया ले लेते हैं, मान लेते हैं वो एरिया मान लेते हैं डीए एरिया है, और जैसे डीए एरिया आपने ले लिया, इस एरिया के बाद अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इसमें से अगर एंगल मैं कह दूं कि ये थीटा है, ये थीटा है ये, और मैं कहूं कि भैया इसके दो कंपोनेंट ले लो, तो ये डीए अगर, तो इसका ये वाला कंपोनेंट थीटा के पास कॉस होता है, तो डीए कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा से दूर साइन लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, डीए साइन थीटा हो जाएगा। तो यही डीए कॉस थीटा यहाँ पर लिखा गया है। इसी डीए कॉस थीटा की वजह से जो एंगल बन के आया था, उस एंगल के बारे में हमने लिखा है, ठीक है, कि कितना एंगल बनेगा उसके बारे में इसकी कैलकुलेशन लिखी हुई है। दैट इज डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी भी अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करने चलूं तो यूनिट अभी भी इसकी कुछ नहीं निकली है, डायमेंशन इसकी कुछ नहीं लिखी है। ऊपर एरिया है, कॉस की कोई भी वैल्यू, कोई भी डायमेंशन नहीं होती, और नीचे का क्या है, आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर मीटर लिखेंगे, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा, और अभी भी ये डायमेंशन लेस रहने वाला है, और यूनिट अभी भी स्टेरेडियन ही होगी। तो जब जनरल बात करें कभी भी एरिया के साथ में अगर सॉलिड एंगल निकालना हो तो जनरली ये फॉर्मूला आप याद रखें। हमेशा मैं कहूँगा इसी फॉर्मूले का ही इस्तेमाल आपको करना होगा आगे के तौर पे, कि इसी फॉर्मूले का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसको आप ध्यान पे रखें, और इसी फॉर्मूले के साथ ही हम लोग चलते हैं कि क्या आगे भी देखेंगे कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए। तो आइए, जैसे हम लोगों ने एंगल के बारे में बात कर ली है, सॉलिड एंगल के बारे में बात कर ली, प्लेनर एंगल के बारे में बात कर ली है, अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमने थोड़ा सा बीच में यहाँ पे इंट्रोडक्शन निकाल गया ये डीए का, तो डीए का इंट्रोडक्शन अगर आ गया है तो डीए का मतलब एरिया वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत छोटा सा डिस्कशन है, कोई बहुत डीप डिस्कशन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एरिया वेक्टर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर विजिबल होगा आई थिंक
यहाँ पर क्या करते हैं कि एक छोटा सा एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज एरिया वेक्टर। ज़्यादा स्पेस पे लगेगा इतने में हो रहा है, तो समझिए स्टूडेंट। यहाँ पर देखते हैं कि एरिया वेक्टर अगर हम लोग को समझना है तो क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर कोई एरिया अगर हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई एरिया ए है, और इस एरिया ए पर क्या करते हैं कि हम लोग क्या कर देते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस एरिया ए पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉ करते हैं, ये इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये मान लेते हैं एन कैप विल शो द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, तो ये इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लोग बना देते हैं। तो अगर हम देखें कि इसको अगर हम लोग एरिया वेक्टर के फॉर्मेट में लिखें, तो एरिया वेक्टर देखो कैसे लिखा जाएगा, एरिया वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू यूनिट वेक्टर एन कैप। एन कैप इज यूनिट वेक्टर, तो हम लोग लिखेंगे एन कैप क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर आप सभी लोग जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये केवल और केवल इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो देखो तो घुमा फिरा के एरिया वेक्टर ए के बराबर ही लिखा है, मैग्नीट्यूड के बराबर ही लिखा है। बट अगर हम लोगों ने एरिया तो वैसे स्केलर क्वांटिटी होती है, बट अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में इसकी बात करने जा रहा हूँ, एरिया वेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, दैट मीन्स कि हम लोग को इससे ये पता चलेगा कि एरिया अपवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, किधर की तरफ इंटेंडेड है। मैं जैसे जनरली कोई बात कर लेता हूँ कि ये हमारे पास एक ये पेपर है प्लेन है, मैं इसको अगर फोल्ड कर देता हूँ ऐसे लेट सपोज इस तरीके से, मैंने मान लो इसको फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद क्या है कि यहाँ पर मैं मान लो बात करता हूँ आपसे कि भाई इस जगह बताओ ये जो सर्किल है इस जगह पर एरिया किस डायरेक्शन पे होगा, तो आप इस पे क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। मैं पूछूं कि इस जगह यहाँ का जो एरिया होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। टॉप पर हम बात करते हैं इस जगह का एरिया वेक्टर का होगा, तो आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। बॉटम के बारे में बात करते हैं कि यहाँ का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो आप क्या करिए कि इस पर्टिकुलर जो भी कंसीडर्ड एरिया है वहां पर क्या करिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आप क्या पता कर लोगे, उसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पता कर लोगे। उसकी डायरेक्शन के साथ एरिया का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जस्ट आपको क्या आ जाएगा, एरिया वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इस एरिया वेक्टर का इस्तेमाल होने वाला है इस गॉस थ्योरम में। और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों ही जब एक साथ अच्छे से मिल जाते हैं तो किसी भी क्लोज बाउंड्री की वजह से, सिमेट्रिकल क्लोज बाउंड्री की वजह से जिसपे चार्ज कंटेन होता है, हम लोग दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलती है और चार्ज के बीच में, और वहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन की हाइट को और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम लोग क्या चलते हैं कि क्या करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फ्लक्स पर अब टोटली हम लोग फ्लक्स पे ही कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि आप एंगल समझ पाए। मैं एक बार रिकॉल कर दूं, एंगल क्या है, दो तरह के एंगल होते हैं, प्लेनर एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेनर एंगल आप लोग हमेशा जानते हैं आर्क अपॉन रेडियस है, जिसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया। सॉलिड एंगल की जब हम बात करें, ये थोड़ा न्यू है हमारे लिए। सॉलिड एंगल क्या है कि ये एरिया की वजह से होता है, और प्लेनर एंगल लाइन की वजह से होता है। सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर की बात करी हमने। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ से अगर आपसे मैं कहूँ कि ये एरिया था वो थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्मेट में यहाँ पर मिला था, तो उससे हम लोगों ने देखिए डी ओमेगा इज इक्वल टू डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर निकाला। और उसकी मैंने कैलकुलेशन करके बताई आपको कि जैसे कोई क्वांटिटी अगर मान लेते हैं ए होती है, तो इसका कंपोनेंट अगर निकालते हैं तो डी कॉस थीटा निकलेगा, इधर वाला डी साइन थीटा। तो ये वाला कंसीडरेबल है, तो वही वाला हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। एरिया वेक्टर के बारे में बताया, तो एरिया वेक्टर का में हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर रखेंगे, जब तब हम लोग क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे एरिया का, और साथ में ही एरिया पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है उस परपेंडिकुलर की वो क्या है, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। और उनको जो लिखने के बाद a इज इक्वल टू a इनटू n कैप, वेयर n कैप शोज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया, दैट इज यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1। आइए नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ के हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ठीक है,
ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी और एरिया का कॉन्सेप्ट आएगा, और तब जाके हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। देखेंगे किस टाइप ऑफ फ्लक्स के बारे में बात करें तो दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसको भी देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव कैसे होता है और कैसे नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग बात कर लेते हैं फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग ऐसे लिखते हैं, फाई और बीच में ई लगा देते हैं यहाँ पे सफिक्स में, दैट डिनोट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एम लगा दो तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं क्या कि ये कोई एक इरेगुलर शेप का एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके क्रॉस कर रही हैं, तो इस एरिया को भी क्रॉस करके जाने लगी, बीच में से क्रॉस करके ऐसे करके इस एरिया को भी क्रॉस कर रही थी। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही थी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर छोटा सा डिफरेंशियल एरिया ले लें तो डिफरेंशियल एरिया की डायरेक्शन इधर की तरफ दिख रही हो, एरिया वेक्टर की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो, तो बीच में एंगल अगर थीटा हो, तो हम लोग बात क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर फ्लक्स की बात आ जाए तो फ्लक्स हम लोग लिखेंगे पाई ई, दैट इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, वेयर ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डी ए एरिया वेक्टर है, और डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग यहाँ से एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या लिखेंगे ई डी ए cos of theta, where theta is the angle between electric field and area vector. Theta is the angle between electric field and area vector. Okay, तो यहाँ पर ये फ्लक्स आपका निकल के आ रहा है। अच्छा, इस फ्लक्स को अगर मैं पूरा फ्लक्स ना लिख के डीए होने की वजह से, छोटा एरिया होने की वजह से डिफरेंशियल फ्लक्स लिखूं, दैट इज डी फाई। ये इस तरीके का फ्लक्स। अब मैं अगर पूरे की पूरी एरिया की अगर बात करूं, ये पूरे का एरिया अगर मान लेते हैं ए है, उस पूरे की पूरे एरिया से पास होने वाले फ्लक्स की बात करते हैं अगर, तो करोगे आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट करोगे अगर तो ये कितना हो जाएगा डी फाई ई, दैट इज इक्वल्स टू डी ए कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पर ए लिख दें या फिर यहाँ पर एस लिख दें तो ये क्या हो जाता है, सरफेस इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इंटीग्रेशन से ये डी हटेगा और ये हो जाएगा फाई ई। तो फाई ई कितना आने वाला है आपका ई, और यहाँ से आप क्या करिए, cos थीटा को भी अगर बाहर निकालना चाहें तो cos थीटा भी बाहर निकाल लीजिए, अदरवाइज इंटीग्रेशन डी ए cos थीटा ऐसा लिखा रहने दीजिए, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करिए, थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे डालते जाइए और फ्लक्स कैलकुलेट करते जाइए। क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू 0 डाल दी, कभी थीटा की वैल्यू हो सकता है आपने 90 डाल दी, फिर थीटा की वैल्यू 180 डाल दी। हाँ, तो इस तरीके से आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे cos थीटा का टर्म्स आया है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये फाई ई है, ई क्लोज इंटीग्रेशन, सॉरी सरफेस इंटीग्रेशन डी ए cos थीटा। यहाँ cos थीटा का जो टर्म आया है उसका वेरिएशन समझते हैं। cos थीटा कहाँ से कहाँ कैसे वेरी करता है, इस तरीके का ग्राफ इसका बनता है cos थीटा का। ये 0 डिग्री पर 1 वैल्यू, 90 डिग्री पर 0 वैल्यू, 180 डिग्री पर क्या होता है यहाँ पर -1 वैल्यू, ये सी 270 और 360 पर भी बनाया जाता है, तो मैक्सिमम वैल्यू रहता है यहाँ पे। तो आप देखिए, अगर आपको यहाँ समझना है कि किन किन पॉइंट्स पर कब कब फ्लक्स पॉजिटिव और कब कब फ्लक्स निगेटिव होगा,
तो वो आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए इतने एरिया पर क्या है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पॉजिटिव रहेगा। इतने एरिया पर भी दिख पा रहा है आपको कॉस की जो वैल्यूज 270 से 360